नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। लगातार छेड़खानी कर रहे मनचलों ने अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाने पर एक छात्रा को दे डाली चेहरे पर तेजाब फेंकने और जान से मार डालने की धमकी। दहशत में परिवार। करंट की चपेट में आकर एक शिक्षक की चली गई जान। बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। वहीं बंदरा में 2 बच्चों की डूबने से हो गई मौत। और बागमती और लखनदेई के कहर से औराई कटरा के कई पंचायत जलमग्न। कई स्थानों पर टूटे बांध, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। लोग कर रहे त्राही। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक लड़की के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। मनचलों ने लड़की पर तेजाब तक फेंकने की धमकी दे डाली है। घटना काटी थाना इलाके के एक गांव की है। गांव के ही गौरव और सूरज ने कोचिंग से लौटने के दौरान छात्रा से छेड़खानी की और फिर अवैध संबंध नहीं बना पाने पर जान से मारने या फिर चेहरे पर तेजाब डालने की धमकी तक दे डाली। पीड़िता की मां ने 13 तारीख को ही थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसके बावजूद अभी तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मां का आरोप है कि 10 अगस्त को जब उनकी बेटी कोचिंग से लौट रही थी तभी इन दोनों ने ऐसी धमकी दी। उससे पहले लगातार गलत करने के लिए दबाव बना रहे थे। 10 तारीख से ही पीड़िता घर से बाहर नहीं निकल रही है और अपना पढ़ाई भी बंद कर चुकी है। डरे सहमे पीड़ित परिवार ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर पश्चिमी एएसपी सैयद इमरान मसूद से मिलकर इसकी शिकायत की और कहा कि बच्ची का एग्जाम है, भविष्य खराब हो जाएगा। डर से पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ चुकी है और तरह तरह की बातें गांव में हो रही है। एसपी ने दोनों आरोपितों की तलाश में छापेमारी शुरू करा दी है। काटी में एक स्कूली छात्रा से दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। उसका फोटो फेसबुक से वायरल किया गया है। उसके बाद जब एफआईआर हुई तो अभियुक्त ने जा कर के उसको धमकाया है और धमकाने के बाद वो उसको डर हो गया है और कोचिंग वगैरह जाने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। उसी पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। जल्द से जल्द इसमें अभियुक्त को अरेस्ट किया जाएगा। एफआईआर में है कि उसने लड़की का बयान है कि उसमें जो अभियुक्त है वो डरा धमका रहा है और तेजाब फेंकने की बात कर रहा है। पिछले कई दिनों से स्कूल इस बात से घटना से लड़की भयभीत है और इसी कारण वो स्कूल जाने में उसको दिक्कत हो रही है। आरोपी की पहचान हो गई? आरोपी की पहचान हो गई, उसी गांव का है। इसमें हम जल्द से जल्द अरेस्टिंग करा देंगे। बंदरा प्रखंड के हत्ता ओपी क्षेत्र के पटसाड़ा में शुक्रवार की अहले सुबह पानी भरे गड्ढे में डूबने से गांव के ही चंद्रकिशोर पासवान की 13 वर्षीय पुत्री सरगम और सिंटू पासवान की 13 वर्ष की बेटी रचना की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते परिवार सहित पूरे गांव में कोहराम मच गया। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। बताया गया कि दोनों ही बच्चे शौच के लिए गई थी। पैर फिसल जाने से एक गड्ढे में चली गई। उसे बचाने में दूसरी लड़की गड्ढे में समा गई। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाल लिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद हत्ता ओपी पुलिस मौके पर पहुंच छानबीन की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ओपी अध्यक्ष कुमार अभिषेक ने खुद इस घटना की पुष्टि की। पत्नी का ले गए घर न बाहर आई लेट्रिंग लेगा कोई बात नहीं समाज के द्वारा व्हाट्सएप के द्वारा बताया गया कि नंद किशोर पासवान की लड़की और सिंटू पासवान की लड़की वो शौच के लिए बाहर निकली थी और एक बड़े गड्ढे है जो उसी किनारे वो अपना सोने के लिए गई और वह उसमें डूब गई। एक दूसरे को जो देखा जो डूब रहे उसे बचाने के क्रम ये दोनों ही वह क्रम में समाप्त हो गई उस गड्ढे में और उस क्रम में मुखिया जी भी उपस्थित हुए। अच्छा ओपी बढ़ा हुआ है और सभी हमारे पंचायत जितने भी ग्रामीण थे
सभी लोग उपस्थित हुए। कहाँ की घटना है यह वार्ड नंबर 10 नंबर की किस पंचायत वार्ड का? नंबर 10 ग्राम पंचायत राज पटसारा की घटना है। सूचना दी गई कि ऐसे ऐसे पटसारा पंचायत वार्ड नंबर 10 में 2 बच्ची डूब के उनका देहांत हो गया है। तो मैं फ़ौरन यहाँ आया सूचना पाकर, और यहाँ के लोगों से जानकारी मिली कि एक बच्ची थी, वो शौच करने गई थी, उसका पैर फिसल गया तो पानी में डूब रही थी, तो उसकी बहन जो थी वो उसको बचाने के लिए गई, इसी क्रम में वो भी डूब गई थी और दोनों का इस क्रम में देहांत हो गया। मुजफ्फरपुर में बिजली की तार के चपेट में आने से एक शिक्षक की मौत हो गई। घटना सदर थाना क्षेत्र का है। मृत शिक्षक सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर में किराए के मकान में रहता था। वह मूल रूप से पारू थाना क्षेत्र का निवासी है। इंटर की पढ़ाई पूरी कर प्रतियोगिता की तैयारी करता था, साथ ही जीवन यापन के लिए बच्चों को पढ़ाता भी था। शुक्रवार की सुबह नहाकर छत पर कपड़ा डालने गया था। उसी क्रम में छत पर एक नंगा तार लटका हुआ था, जिसके चपेट में वो आ गया, जिससे मौके पर ही बेहोश हो गया। स्थानीय लोगों के द्वारा उसे नाजुक हालत में सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों के द्वारा मृत शिक्षक के परिजनों को सूचना दी। परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो शिक्षक की मौत हो चुकी थी। परिजनों ने अस्पताल परिसर में ही जमकर चीख पुकार मचाया। अस्पताल कर्मियों के हस्तक्षेप के बीच मामला शांत हुआ। मृत शिक्षक की पहचान जिले के पारू थाना क्षेत्र के गदेपुर के मुकेश कुमार के 24 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची नगर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। देखिए, हम शहर में थे तो जानकारी पता चला है कि ये लड़का मुजफ्फरपुर में भगवानपुर में रहता था, डेरा में रहकर यहाँ पढ़ाई करता था। और हमको अभी शहर में ही थे तो जानकारी हुआ है कि इसका हॉस्पिटल में वहाँ से कुछ लड़के लोग लेकर आए हैं और डेरा मालिक, और वो लोग जब एक्सपायर, जैसे ही डॉक्टर बोले हैं कि एक्सपायर कर गया, वो लोग छोड़कर यहाँ से लापता हो गए। और डेरा मालिक से अभी हमारा फ़ोन पर बातचीत हुआ है तो वो बोले हैं कि ये सुबह में नहा के और बाहर में कपड़ा पसारने गया है, जिसमें नंगा तार था, और नंगा तार जो है से कपड़ा पसारा है और नंगे तार में करंट लगने से एक ज़ोरदार आवाज़ हुआ है। आवाज़ जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो ये बच्चा गिरा हुआ था, और गिरने के बाद हम इसे काफ़ी कोशिश किए हैं उठाने का, नहीं उठा है। उसके बाद हम हॉस्पिटल इसको लेकर आए हैं। हॉस्पिटल लेकर आए हैं, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो हम ये जांच करवाना चाहते हैं कि आखिरकार ये नंगा तार कौन चीज़ का था। या तो मकान मालिक चोरी का लाइन जला रहे थे, नहीं तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। जो एक नंगा तार था और उस पर बच्चा लॉज में या डेरा में रह रहा था, तो फिर उस पर कपड़ा पसारा गया और बच्चा वहाँ गिर गया। इसके लिए हम जाँच चाहते हैं। सब बलुआ राहुल के बलू करेंट लग गया है। सब बलुआ बलू 2 आदमी आइए से हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हम कैसे हॉस्पिटल के नाम बोलूँ तो बोलू सदर हॉस्पिटल में, बस इतने कह के बोलू जल्दी आओ। तब हमने वहाँ से चल अली है, 2 गो देवर साथ अलग उहे लेके हम चल अली है। बउआ के तारे अवे बारे तारे के आदमी के पता नहीं खे। हाँ, बउआ हमारा अकेले सुतावल बारे बा ना रखा उ लोग रे बा। हमरा बउआ के भगवानपुर में कहा दो पता ही में बड़ा लगा। हाँ, पढ़ो तो लगा, पढ़ तो लगा। ये मंगल के दिन में आयल घर से रक्षाबंधन के घेरा लगा था। करंट लगने से हुआ करंट लग गया। सूचना मिला है कि सदर अस्पताल में एक आदमी जो है मृत्यु हो गई है करंट से, और हम लोग आए हैं उसको पोस्टमार्टम में भेज रहे हैं। इस पहचान हो पाई है सर कहाँ का? अभी तो पूछताछ चल रही है। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के बाद लखनदेई नदी का पानी भी कहर बरपाने लगा है। डुमरी गांव में टूटे हुए बांध से कटरा के 16 पंचायत समेत औड़ाई के कई पंचायतों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। पिछले 1.5 माह से लखनदेई नदी का बांध टूट चुका है और औड़ाई और कटरा के कई पंचायतों को प्रभावित कर रहा है। पंचायत के प्रतिनिधि के द्वारा आलाधिकारी को कई बार बांध को बांधने को लेकर सूचना दे दी गई है, लेकिन आलाधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बर्बाद होने का तमाशा देख रही है। वहीं पंचायत के कटरा व्यापार मंडल गोपाल चौधरी का कहना है 1.5 महीने पूर्व यह लखनदेई नदी का बांध टूट गया, जिसके बाद यह 16 पंचायतों में इसका पानी फैलने लगा। कटरा को ही नहीं, औड़ाई के इलाकों में भी पानी प्रवेश करता है। हमने अपने स्तर से आलाधिकारी को भी सूचना दिया, लेकिन वह भी बांध बांधने में नाकामयाब रहे। इधर लोग बाढ़ के पानी से त्राहिमाम कर रहे हैं और पदाधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं।
अभी तक इस पंचायत को बाढ़ प्रभावित भी नहीं किया गया है, जबकि यहाँ सैकड़ों घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। लोग परेशान हैं, सड़कों पर रहने को मजबूर है। ये समस्या 5 जुलाई को बांध लखनदई का टूट गया और ये जनता के द्वारा और मुखिया जी के द्वारा कोशिश की गई बनाने के लिए, फिर बाद में नहीं बन पाया तो डीएम साहब, डीडी साहब को और प्रखंड में सूचना दी गई, पदाधिकारी आया, देख कर चले गए और आज तक बांध नहीं बचा सके उन्होंने। 16 पंचायत चंगेल के साथ, ये चंगेल पंचायत में बांध पड़ता है और 16 पंचायत को प्रभावित कर रहा है और न ही कोई सहायता जनता को मिल रहा है, न पशु चारा मिल रहा है। समझिए कि 2 महीने से जनता पर क्या बीत रही है और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पर अब आचार संहिता भी लागू हो चुका है, मुखिया जी भी कुछ नहीं कर पाएंगी, न अपने तरफ से कुछ सहायता कर पाएगी। इसलिए सरकार से कहना है कि वो अपने से आके तमाम जनता को लाभ दें, पॉलीथीन दे, खाने की व्यवस्था करे, पशु चारा की व्यवस्था करे। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड को 1 नंबर की पार्टी बनानी है। इसके लिए पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। हर प्रखंड, हर पंचायत, हर शहर जाकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं की भावनाओं से भी अवगत हो रहे हैं। शुक्रवार को सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना होने से समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार योजनाओं को पहुंचा पाएगी, साथ ही योजनाएं बनाने में भी सुविधा होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, बिहार भ्रमण का उद्देश्य पार्टी को मजबूत बनाना, साथ ही राज्य सरकार के लाभकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराना है। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर सहित कई अन्य शहरों में भावी मुख्यमंत्री के रूप में लगे पोस्टर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ऐसे बैनर पोस्टर के खिलाफ उन्होंने ऐतराज भी जता दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान विधान पार्षद दिनेश सिंह, विधायक पंकज मिश्रा, जिला अध्यक्ष मनोज कुमार, उत्तर बिहार अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहम्मद जमाल, पूर्व महानगर अध्यक्ष शबीर अहमद, सह प्रवक्ता प्रिंसू मोदी, विश्वजीत कुमार सहित कई अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बिहार यात्रा का हमारा कार्यक्रम है। इस यात्रा के क्रम में 2 स्तरों पर हमारी मुलाकात का मुख्य कार्यक्रम है। एक तो आम जनता से भी मुलाकात और उसमें विशेष करके कोरोना के पीरियड में, कोरोना के चलते किसी परिवार ने अपने किसी परिजन को खोया है, उनसे जाकर मिलना और उसके अतिरिक्त बाकी भी गांव में जब जाते हैं तो लोगों से मुलाकात होती है। सरकार की जो योजना उनके लिए चल रही है, आपको यह भी जानकारी होगी कि बिहार पहला राज्य है जिसके मुखिया नीतीश कुमार जी ने कोरोना से प्रभावित परिवार को 4 लाख रुपया मुआवजा देने का प्रावधान बनाया। पहला राज्य है बिहार। तो इसकी भी समीक्षा वहाँ जाने पर क्या प्रगति है, कितने लोगों को लाभ मिल पाया है, नहीं मिल पाया है, अगर लाभ नहीं मिला है तो अपनी पार्टी के साथियों को वहाँ लगाना कि लाभ इनको दिलवाइए। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी की और भी बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए चल रही हैं, उन योजनाओं के बारे में भी लोगों से फीडबैक लेना। कोशिश हमारी है कि मुख्यमंत्री जी की योजना गरीबों के लिए जो चल रही है उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को 100% मिल पाए। इसमें पार्टी के साथियों की भूमिका जो आवश्यक है, इसको सुनिश्चित करना और साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड को फिर से नंबर 1 की पार्टी बनाना। इन्हीं मकसदों को लेकर हमारी यात्रा है। देखिए, अगर नहीं कराती है भारत की सरकार, ये बात अभी कहाँ उठती है। हमारे मुख्यमंत्री जी जब मिलकर वहाँ से बाहर आए तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि प्रधानमंत्री जी इस पर नेगेटिव नहीं है। मतलब कि उम्मीद हमारी है कि भारत की सरकार पॉजिटिव निर्णय लेगी। जहाँ तक बिहार सरकार के द्वारा कराए जाने की बात है, तो कोई भी राज्य की सरकार कराए उससे काम नहीं चलने वाला है।
ठीक है, थोड़ा उसका लाभ हो सकता है, लेकिन भारत की सरकार कराएगी तो उसका व्यापक लाभ होगा, क्योंकि सिर्फ राज्य की सरकार ही सोसाइटी के अलग अलग सोशल ग्रुप के लिए योजना नहीं बनाती है, भारत की सरकार बनाती है। भारत सरकार की नौकरियों में भी रिजर्वेशन लागू है, तो भारत की सरकार अगर नहीं इस काम को करेगी तो उसका नुकसान ज़्यादा अभी तक हो रहा है, आगे भी होगा। तो अभी हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि भारत की सरकार पॉजिटिव निर्णय लेगी और निश्चित रूप से जातीय जनगणना का काम होगा। अगर नहीं होता है तो हम अभी निगेटिव नहीं हैं, हम क्यों पहले मान लें कि नहीं होता, हम तो मानकर चल रहे हैं कि, क्योंकि आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, पूरी पार्टी ने कभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हम इस राय के खिलाफ हैं। विधानमंडल बिहार से प्रस्ताव पारित होता है तो सर्वसम्मति से, जिसमें भाजपा भी शामिल रहती है, और सर्वसम्मति से प्रस्ताव केंद्र को जाता है कि कराना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जी जब जा रहे थे प्रतिनिधि मंडल को लेकर के, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी मेंबर थे, और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर कोई अपनी इच्छा से चले गए हों ऐसा कोई नहीं मान सकता है। जब तक दिल्ली से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं जा सकता, यह सब लोगों को मालूम है। तो अगर निगेटिव बीजेपी रहती तो क्यों फिर इस तरह की कार्रवाई होती। राजनाथ सिंह जी भारत सरकार में मंत्री रहते हुए 2018 में, जिस वक्त हम भी मिनिस्टर थे, उन्होंने मंत्री रहते हुए मंत्री की हैसियत से बयान दिया कि 2021 की जो जनगणना होगी उसमें जात की गिनती भी की जाएगी। तो अब तक बीजेपी की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि जातीय गणना के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी, अभी तक ऐसा नहीं है। कथैया थाना क्षेत्र के जसौली पंचायत के इमलिया टोला में हदीस मियां के घर में रात्रि के लगभग 1 बजे 2 युवक घर में घुसे। अचानक शोरगुल सुनकर गृहस्वामी का नींद खुला और गृहस्वामी ने शोर मचाया। ग्रामीणों की तत्परता से एक युवक पकड़ा गया, वहीं दूसरा युवक भागने में सफल रहा। ग्रामीणों ने पकड़े गए युवक को रस्सी से खंभे में बांध कर रखा और स्थानीय थाना को सूचना दिया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इलाकों में चोरों का आतंक काफी बढ़ा हुआ है। दर्जनों घर में बीते 1 माह में चोरों ने हाथ साफ किया। इस वारदात से वहां के ग्रामीण जगह करने को विवश है। शुक्रवार को मोतीपुर थाना क्षेत्र के बरजी NH 28 स्थित बगीचे में एक लगभग 55 वर्षीय व्यक्ति अचेत अवस्था में मिला। स्थानीय ग्रामीणों ने मोतीपुर पुलिस को सूचना दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची मोतीपुर पुलिस ने व्यक्ति को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर में भर्ती कराया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया। वो अननोन मरीज जो है उसको मोतीपुर थाना लेके आए थे हाफ एन आवर पहले। तो हमारे यहाँ मैंने प्राथमिक पहली दफ़ा देखा तो ये था कि अनकॉन्शियस स्टेट में है, और मैंने कुछ ज़रूरी इंजेक्शन लगवाए, जैसे गैस के लिए पेन पुट्टी करके, बट स्टिल वो अभी सोया हुआ अनकॉन्शियस ही है। इतना देर के बाद भी वो होश में नहीं आई। इस वजह से हम लोग फर्दर चेक के लिए उसको सदर अस्पताल भेज रहे हैं कि क्या है, कोई अननोन सब्सटेंस आया है, पिया है, दिया गया है किसी के थ्रू, तो इन सब चीज़ों के रूल आउट करने के लिए हम लोग इसको रेफर कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता मोहम्मद निशारुद्दीन छोटे ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिया धर्मगुरु पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि शिया समुदाय को बरगलाकर भूमाफियाओं के खिलाफ नकली अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत वह खुद भूमाफियाओं के साथ मिलकर वक्फ बोर्ड की संपत्ति की बिक्री कर रहे हैं। देखिए, आजकल मौलाना सबीब कादरी ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, CEO, इन सबों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जो सरासर गलत है। अगर वक्फ की संपत्ति को कोई बेच रहा है और वक्फ के संपत्ति पर कोई अपना अधिवत नाजायज ढंग से किए हुए हैं तो वो है मौलाना सबीब काजी। कमरा मोहल्ला का उठाते हैं, फेज बाय फेज सभी वक्फ पे स्टेट हो रहेंगे। कमरा मोहल्ला का मस्जिद, इमाम बाड़ा और उसके जगहों पर मौलाना सबीब काजिम का अवैध कब्जा है।
हाई कोर्ट का निर्देश है कि मौलाना सबीब काजिम द्वारा उच्च अवैध अतिक्रमण को खाली करें, लेकिन उनके द्वारा अभी तक खाली नहीं किया गया है, जिसके लिए मैंने पूर्व में भी स्टेटमेंट दे चुका हूँ। दूसरा बात, उनका जहाँ जहाँ एजेंट है, खुदादी बेगम वक्फ स्टेट वक्फ संख्या 80 है, यहाँ के मुतवल्ली के द्वारा करबला के बीघों जमीन बेच दिया गया, जो उनके चहेते में से है। उन पर अगर वक्फ बोर्ड कार्रवाई करता है तो मौलाना सबीब काजिम को तकलीफ होता है। इसलिए तकलीफ होता है कि ये लोग जो भी भ्रष्ट मुतवल्ली है, वो जमीन बेच के वक्फ के संपत्ति को बेच करके मौलाना साहब को पहुंचाते हैं। ब्रह्मपुरा के जो मुतवल्ली है उन पर कार्रवाई हुई, उनको हटा दिया गया। खुदादी बेगम वक्फ स्टेट 80 के मुतवल्ली को हटा दिया गया। उसके बाद आपको मारीपुर के जो वक्फ की संपत्ति है उसका भी अवैध अतिक्रमण है। वक्फ बोर्ड के जो नए आपको आए हैं चेयरमैन, ये सीओ, ये लोग का एक अच्छा टीम है जो वक्फ बोर्ड की कार्रवाई कर रहे हैं। उनके मरने के बाद उनका बेटा करोड़ों रुपया का वक्फ का संपत्ति बेच दिया, जिसका एफआईआर अभी के चेयरमैन के द्वारा किया गया, जो अभी एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन एडीजे 11 के यहाँ मुतवल्ली के बेटा द्वारा फाइल किया गया है। करबला पर के जो मुतवल्ली थे उन पर भी एफआईआर वक्फ बोर्ड के द्वारा हुआ, जो 944/17 है। इस तरह से आपको ब्रह्मपुरा के भी मुतवल्ली पर कार्रवाई हुआ। और वह मौलाना जिस घर में खुद रहते हैं उसमें भी वक्फ ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है। खुद मौलाना अरबों की प्रॉपर्टी वक्फ पर हड़पे हुए हैं, और जब उनके लोगों पर जो मुतवल्ली भ्रष्ट और मुतवल्ली जमीन बेचकर मौलाना को रुपया पहुंचाते हैं, वैसे लोगों पर कार्रवाई होती है तो मौलाना को अखरता है। मौलाना के ससुर भिखनपुर में, मौलाना के अपने ससुर, वो जो है से लगभग बीघों जमीन वक्फ बोर्ड का जो है से कब्जा कर उसको बेच रहे हैं, जिसका केस AK पाठक के यहाँ चल रहा है। वो भी केस हम लोग देख रहे हैं। इस तरह से जो भी मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार में वक्फ की प्रॉपर्टी है उसमें नाजायज़ ढंग से मौलाना सबीब काजमी का वर्चस्व है। वो अपने गुंडों के साथ सारा वक्फ की कमाई को हड़पना चाहते हैं। जब वक्फ बोर्ड एक तरफ आप आरोप लगा रहे हैं कि वो हड़प रहे हैं, दूसरी तरफ वो तो भूमाफियाओं के खिलाफ बराबर प्रदर्शन करते हैं। सबसे बड़ा भूमाफिया वो है, जब उनके भूमाफियाओं पर एफआईआर या कार्रवाई होती है तो वो अपने भूमाफियाओं को बचाने के लिए, वो और अपने बचने के लिए, जिस आदमी पर 34 केस हो उससे बड़ा अपराधी कोई हो सकता है? उनका एक ग्रुप चलता है जो नाजायज तरीके से भू माफियाओं से मिलकर वक्फ की संपत्ति को बर्बाद कर रहा है। उसी को रोक अगर वक्फ बोर्ड लगाती है तो वो आंदोलन करते हैं, शिया सुन्नी करते हैं, लोगों को लड़ाने का प्रयास करते हैं, और वो लोगों को लड़ाए भी हैं। उनके घर पर जब गुंडा इकट्ठा था, पुलिस जब गई तब पुलिस पर जो है से उनके तरफ से आंसू गैस चलाया गया, उन पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ। प्रशासन भी जो है से उनका प्रशासन का जो मोटिव है वो उनके खिलाफ बहुत खराब है, और वो वक्त पर आरोप लगाते। एक देहाती कहावत है, सूप दूसरे चलनी के जेब में 72 गो चोट। खुद जिस घर में रहते वो वक्त भी है, उनका ससुर वक्त का संपत्ति हड़प रहा है, उनका जो भी मुतवल्ली है जो उनसे मिले हुए हैं वो लोग उनके ताकत के बल पर वक्त की संपत्ति को बेच रहे हैं। उन पर कार्रवाई होती है तो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन खराब है, एडमिनिस्ट्रेटर अफसर खराब है। हमारा आग्रह है जिला प्रशासन से कि ऐसे लोग जो वक्फ की संपत्ति को हड़पे हुए हैं, हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर शीघ्र कार्रवाई करें, उन पर जो है से आपराधिक मामला दर्ज करें, और वो जो वक्फ के खिलाफ बोलते हैं पहले खुद वो अपना संपत्ति की जांच सीबीआई से तो छोड़िए CID से करा ले, अपने ससुर का, अपने संपत्ति का। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बनने के बाद शुक्रवार की सुबह डॉक्टर ममता रानी मत्था टेकने बाबा गरीबनाथ के दरबार पहुंची और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने पूजा कराया। बता दें कि राष्ट्रीय कार्य समिति में पूरे देश में 42 भाजपा नेत्रियों को जगह मिली है, उसमें से ये एक है, और खासकर पूरे बिहार भर में एकमात्र यह मुजफ्फरपुर से राष्ट्रीय कार्य समिति में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वांथी श्रीनिवासन ने इनको जगह दी है। मौके पर भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। संगठन ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है और संगठन को मजबूत करना है। भाजपा ने
फिर से यह साबित किया कि अनुशासित और संयमित कार्यकर्ताओं को ऊपर बीजेपी का ध्यान, भारतीय जनता पार्टी का ध्यान रहता है और उन्हें काम करने का मौका भी मिलता है। तो पूरे समर्पण से भाजपा में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने और नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने, श्रीमती वांथी श्रीवासन जी जो महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके हाथ मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली है। इसका निर्वहन पूरे मनोयोग से करूंगी। मुजफ्फरपुर की सदर अस्पताल में बने एमसीएच में ऑपरेशन का कार्य लंबे अरसे बाद शुरू हो गया। अब मरीजों को ऑपरेशन के लिए रेफर किए जाने से निजात मिल गया, जिसकी जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर विनय शर्मा ने दी। इसके साथ तमाम चिकित्सकों का रोस्टर ड्यूटी को लेकर भी निर्देश दिया गया है और इसको लेकर सभी एमसीएच के चिकित्सक इसका पालन करेंगे। यानी कि अब किसी भी सूरत में सदर अस्पताल में ऑपरेशन के लिए मरीजों को रेफर नहीं करना होगा। साथ ही महिला एवं प्रसूति विभाग को एक्टिवेट किया गया है और महिला चिकित्सक के साथ साथ सीनियर डॉक्टर की भी प्रतिनियुक्ति रहेगी, जो 24 घंटे सेवा देगी। और किसी भी कारण से मरीज को वापस जाने और रेफर किए जाने को लेकर अब कारण को स्पष्ट करना होगा। एमसीएच चालू होने से अब इलाज के साथ में शल्य क्रिया के लिए मरीजों को दूसरे अस्पताल पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। को दिया है और ऑपरेशन शुरू हो गया है और रोस्टर ड्यूटी भी देखिए क्या है हमारे रोस्टर ड्यूटी भी जो है आपका वहाँ पर तय कर दिया गया है। एमसीएच बिल्डिंग में भी नया बना दिया गया है, जिसमें कि प्रत्येक दिन कोई न कोई सीनियर डॉक्टर जो है आपके ऑन कॉल रहेंगे और कोई सिजेरियन का केस आएगा तो आके ऑपरेशन करेंगी और 24 घंटे डॉक्टर ड्यूटी में रहेंगे, स्टाफ ड्यूटी में रहेंगे। उसका ठीक से पालन हो, इसके लिए भी निगरानी रखी जा रही है। रेफर करने पे सर कुछ मेंशन भी करना होगा? बिल्कुल, मैंने कहा है कि अगर रेफर आप किसी केस को कर रहे हैं तो कारण बतलाना होगा, पेशेंट को समझाना होगा कि किस कारण से आपको रेफर किया जाए। आगामी 20 सितंबर से जिला स्तर पर फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसे लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने समाहरणालय सभागार में बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार की देखरेख में जिले के सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक एवं एमआईसी प्रभारी को फाइलेरिया की दवा हर घर में पहुंचाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि 20 सितंबर से घर घर जाकर फाइलेरिया की दवा पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ कोरोना वैक्सीनेशन के सेकेंड डोज के लिए विशेष ड्राइव चलाने का भी निर्देश दिया गया है। बैठक आज की गई है। स्वास्थ्य विभाग के कई सूचकांकों पर, कई इंडिकेटर्स को बेहतर करने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं और ये रेगुलर मीटिंग हम लोग करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि खासकर फैमिली प्लानिंग और जो मातृ शिशु स्वास्थ्य है वो बेहतर हो। महिलाओं को जो सुविधा मिलनी चाहिए, खासकर जो एएनसी रजिस्ट्रेशन होता है, टाइमली उनका रजिस्ट्रेशन हो और कम से कम 4 बार उनको डॉक्टर के द्वारा परीक्षण किया जाए डिलीवरी के पहले, ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर रह सके और जो डिलीवरी हो भी आसानी से हो सके। इन सभी चीज़ों को लेकर के काफ़ी कठोर डायरेक्शन दिए गए हैं और निश्चित रूप से हम लोग मानते हैं कि इसमें बेहतर सुधार होगा। मुजफ्फरपुर शहर की नारकीय स्थिति को लेकर शुक्रवार को नागरिक मोर्चा ने तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने बताया कि शहर में प्रशासन और नगर निगम है ही नहीं। लगभग 3 महीने से शहर के मुख्य मार्ग से लेकर गली मोहल्ले तक जल जमाव की समस्या से लोग त्रस्त हैं। मोहन सिन्हा ने बताया कि जल्द ही अगर समस्या दूर नहीं होती है तो उग्र आंदोलन की जाएगी। शहर की नारकीय हालत के खिलाफ आज नागरिक मोर्चा आयुक्त तिरहुत प्रमंडल को एक स्मारक पत्र देकर यह मांग की है कि शहर की नारकीय हालत से जनता को मुक्त किया जाए और जो जल जमाव की समस्या जो पूरे शहर में गली मोहल्ले से लेकर मुख्य मार्ग तक कई महीनों से सड़ा हुआ पानी में लोग जीवन बसर करने के लिए मजबूर हैं। नीम चौक गुमटी के पास कल हम लोग गए थे, इतना बदबू आ रहा है। एक बूढ़ी माताजी गाली दे रही थी, ये भगला मुझौसा सब आ करके वोट लिया चल जाइया, अब आए तो झाड़ू बरनी से स्वागत करम। इतना गंदा और बदबू आ रहा। हम लोग गए वहाँ पर, बिना नाक पर कपड़ा रख करके 5 मिनट हम लोग वहाँ पर रह नहीं पाए। सतपुड़ा के आगे, नीम चौक के आगे, गुमटी के पास, और लोग वहाँ पर गंदे पानी में
चौकी लगा करके खाना बना रहे हैं, बाल बच्चे को रखे, कैसे उन लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है ये तो ऊपर वाला ही जानता है। पर करोड़ों का बंदरबांट हो रहा है। कोरोना में मृत लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। इस संबंध में भी हमने अपने स्मारक पत्र में चर्चा की है। उनके बच्चों को भी किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई। ये नागरिक मोर्चा व्यापक जन आंदोलन इसके खिलाफ करेगी। आम जनता को गोल बंद करके मुजफ्फरपुर की चक्का जाम करेगी और नगर निगम का कर भुगतान बंद करने की अपील करेगी। मुजफ्फरपुर मुख्य डाकघर के प्रवर डाक अधीक्षक राजदेव प्रसाद का तबादला पटना हो गया है। इनकी जगह आशुतोष नारायण राव की पोस्टिंग हुई है। इसके साथ ही प्रवर डाकपाल पवन कुमार की जगह नंदकिशोर साहू ने भी शुक्रवार को पदभार ग्रहण कर लिया। कर्मचारी एवं अधिकारियों की ओर से आयोजित समारोह में दोनों ही अधिकारियों का अभिनंदन करते हुए भावभीनी विदाई दी गई। सभी ने बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए दोनों ही अधिकारियों के कार्य की सराहना की। मौके पर उपस्थित नए प्रवर डाकपाल एवं प्रवर डाक अधीक्षक ने कर्मचारी एवं ग्राहकों के हितों की रक्षा करने की बात कही। कहा कि बेहतर से बेहतर डाक सेवा देने का प्रयास किया जाएगा। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि करीब 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद मैं यहाँ से स्थानांतरित होकर पटना जा रहा हूँ और मैंने जो 2 साल कार्यकाल में मुजफ्फरपुर प्रमंडल के कर्मचारियों का जो सकारात्मक रोल और सकारात्मक भूमिका जो है आम जनता तक भारत सरकार के सेवाओं में पहुंचाने के लिए रहा, वो मेरे व्यक्तिगत हिसाब से यह अद्वितीय है। कोरोना काल में भी लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए पूरे मुजफ्फरपुर जिला वासियों को पूरी सेवा इन लोगों ने तत्परता से दिया और उस दौर में जब रोज़गार के कोई साधन नहीं थे, लोगों के जीने का आत्मनिर्भरता खत्म हो चुकी थी, तब करीब 30 करोड़ रुपया का भुगतान सारे ग्रामीण डाक सेवक लोग, आम मजदूर, किसान को पास घर डोर टू डोर जाकर सेवा दिया। बच्चियों को भारत सरकार की जो सेवाएं हैं, बिहार सरकार की जो सेवाएं हैं, उन तक वो सेवाएं बनाए रखें और सेवाओं को अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत करें। अगर ज़रूरत पड़े तो सरकार के कामकाज की अवधि है उससे 1 घंटा अतिरिक्त समय दे करके लोगों के लाभ पहुँचे। विभाग में पहले से चल रहे जो भी कार्यक्रम है और जिसको मेरे पूर्ववर्ती प्रवर डाक अधीक्षक जिस गति से लेके जा रहे थे, उस गति को कायम रखना और उसमें बढ़ोतरी करना, साथ ही साथ कर्मचारियों एवं ग्राहकों दोनों के हितों की रक्षा करना। मुजफ्फरपुर के प्रवर डाक अधीक्षक श्री राजदेव प्रसाद एवं प्रधान डाकघर मुजफ्फरपुर के प्रवर डाकपाल श्री पवन कुमार का तबादला यहां से हो गया है। श्री राजदेव प्रसाद सर पटना के प्रवर डाक अधीक्षक बनाए गए हैं और मुजफ्फरपुर के प्रवर डाक अधीक्षक के रूप में श्री आशुतोष नारायण राव जी का पदस्थापना हुआ है। उसी कड़ी में आज हम सभी कर्मचारियों ने उन नए जो पदाधिकारी आए हैं उनका स्वागत समारोह एवं जो यहाँ से विदा हो रहे हैं पदाधिकारी हैं उनका सम्मान समारोह रखा है। जैसा कि आप लोग को विदित है कि डाक सेवा एक अति आवश्यक सेवा के रूप में चिन्हित है और कोरोना महामारी के काल में भी डाककर्मी समाज को हर तरह से सेवा देते रहे, चाहे मेल की सेवा हो, घर तक मनी ऑर्डर पहुंचाने की सेवा हो, APS के माध्यम से भुगतान करने की सेवा हो, दवाइयां पहुंचाने की सेवा हो, बैंकिंग की सेवा हो, डोर स्टेप बैंकिंग की सेवा हो, पासपोर्ट की सेवा हो, आधार की सेवा हो। तो बदलते समय में डाक विभाग का स्वरूप बदल चुका है। हम डाककर्मी भी कमर कसकर उसके लिए दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा के द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर शुक्रवार को निःशुल्क शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता 2 श्रेणियों में आयोजित की गई। 8 से 13 वर्ष में तेजस नथानी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं दूसरी श्रेणी 14 से 16 वर्ष में यथार्थ नथानी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में 20 बच्चों ने भाग लिया। विजेताओं को पुरस्कार और सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा में आज ये चेस कंपटीशन का आयोजन कराया गया है नेशनल स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य पर, जिसमें 20 बच्चों ने भाग लिया है। मैं इस कार्यक्रम की संयोजका हूँ प्रीति टकीवाल। आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।